Good afternoon, students. You are welcome online classes for Urmila Devi PG College, रसार बरौत प्रयागराज। छात्रों, आज हम आपको DLED सेकेंड सेमेस्टर में साइंस में जीव विज्ञान में आपको कोशिकांग के बारे में बताएंगे, जो कि इंग्लिश में इसको सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। और कोशिकांग में हम आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने चल रहे हैं। सबसे पहले ये है कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो माइटोकॉन्ड्रिया को सर्वप्रथम जो है आपका सी वेंडा ने नाम दिया। सी वेंडा आपके जो नाम दिए हैं वो है आपके सी वेंडा ने नाम दिया। और माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने दिया। इसकी खोज कोलिकर नामक वैज्ञानिक ने खोज किया और सीवेंडा ने नाम दिया। सीवेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। छात्रों, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया सभी यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो छात्रों, ये तो आपका जो माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया कि सभी यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यह आपके प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया जो है नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना बताएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरे झिल्ली से मिलकर बना होता है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्लियाँ होती हैं। फर्स्ट आउटर झिल्ली, सेकंड जो है इनर झिल्ली। माइटोकॉन्ड्रिया का जो संरचना होती है इसमें आपके दो झिल्लियाँ जो बताए, आउटर और इनर। एक तरीके से आप वायस झिल्ली कहेंगे और आंतरिक झिल्ली कहेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है अंगुली की समान संरचना होती है, जिसे क्रिस्टी कहते हैं। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना है इसमें आपके दो जो है झिल्लियाँ इस तरीके से हैं और इसमें आपके क्रिस्टी पाए जाते हैं। ये आपका क्रिस्टी पार्ट्स, आपका जो है बाह्य झिल्ली, और ये आपके आंतरिक। ये दो झिल्ली हैं और इनमें जो आपके अंगुली के समान जो संरचना थी क्रिस्टी है। और क्रिस्टी के साइड में आपको F1 पार्टिकल्स जो है पाए जाते हैं। और इसके बाद जो माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरे जो है स्ट्रैंड पाए जाते हैं, जिसमें वो DNA से मिलके बने होते हैं, DNA। तो ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया की जो संरचना चल रही है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है कि मेन DNA, RNA और राइबोसोम भी पाए जाते हैं। और इसकी आंतरिक झिल्ली में अनेक नलिका होते हैं जो अंगुली की समान संरचना होती है। इसको हम F1 क्रिस्टी कहते हैं। और ये लगभग एक कोशिका में
1 से लेकर के 3 लाख जो है माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया का जो, तो छात्रों अभी हमने आपको बता रहे थे कि संरचना में, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक कोशिका में कम से कम 1 से लेकर के 3 लाख तक जो है माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका में पाए जाते हैं। और एक माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग जो माप है वो आपके 0.5 माइक्रोन मोटी और 1.5 से 4.0 माइक्रोन, 1.5 से 4.0 माइक्रोन लंबी होते हैं। यहाँ पे लंबाई जो है 1.5 से 4.0 माइक्रोन और जो मोटाई है 0.5 माइक्रोन होती है। और अब नेक्स्ट पॉइंट है कार्य, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। फर्स्ट कार्य है कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों एवं कणों का पाचन करते हैं। कोशिका में सूक्ष्म जीवों का पाचन करते हैं। सेकंड कार्य है सेकंड आपके माइटोकॉन्ड्रिया में ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण किया जाता है। थर्ड कार्य है इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण भी किया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण भी किया जाता है। चौथा कार्य है ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के मध्य भाग बनाते हैं। ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं का मध्य भाग बनाते हैं। योग तथा शुक्राणुओं का मध्य भाग बनाते हैं। तो ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, जो हमने आपको बताया कि कोशिकाओं में सूक्ष्म जीवों का पाचन, माइटोकॉन्ड्रिया में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करते हैं और इसके द्वारा प्रोटीन संश्लेषण भी किया जाता है। अंडों का योग तथा शुक्राणुओं का मध्य भाग बनाने में जो है सहयोग करते हैं। तो ये अब और दूसरी बात यह है कि माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिकाओं का विद्युत गृह भी कहते हैं। सबसे मुख्य कार्य ये है। अब नेक्स्ट कोशिकांग हम आपको लाइसोसोम के बारे में बताएंगे। तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो छात्रों ये आपका कोशिकांग जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। तो अब यहाँ पे जो आपका लाइसोसोम है, लाइसोसोम की खोज सर्वप्रथम डी डुवे ने किया था। डी डुवे ने लाइसोसोम की खोज किया और लाइसोसोम का जो खोज है वो 1955 ईस्वी में किया था। 1955
लाइसोसोम 0.2 से 0.8 माइक्रोन व्यास वाले होते हैं। 0.2 से 0.8 माइक्रोन व्यास के होते हैं। लाइसोसोम में का आकार जो है अंडाकार या गोलाकार होता है। जो इसकी रचनाएं हैं, लाइसोसोम की रचनाएं गोलाकार, अंडाकार होते हैं। लाइसोसोम में 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। 24 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो लाइसोसोम जो है जंतुओं के यकृत, प्लीहा, लाइसोसोम जंतुओं के यकृत, प्लीहा, श्वेत रक्त कणिकाएं, में पाए जाते हैं। तो छात्रों, यहाँ पे जो हमने आपको बताया कि लाइसोसोम आपके जंतुओं के यकृत, प्लीहा, श्वेत रक्त कणिकाओं में आपके पाए जाते हैं। इसमें 24 प्रकार के एंजाइम भी पाए जाते हैं। और लाइसोसोम, प्लीहा, श्वेत रक्त कणिकाएं के अलावा भी यह जो है वृक्क में, थायराइड ग्रंथ में भी पाए जाते हैं। अब लाइसोसोम के कार्य हैं। लाइसोसोम के कार्य, फर्स्ट कार्य है कि शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। लाइसोसोम जो है शुक्राणु के द्वारा, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। पहला कार्य है ये। सेकंड कार्य है इसका, अनशन या रोग की स्थिति में शरीर के को पोषण देते हैं। रोग की स्थिति में लाइसोसोम पोषण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, थर्ड कार्य है मृत या पुरानी कोशिकाओं तथा कोशिकांगों का भक्षण करते हैं। मृत या पुरानी कोशिकाओं में कोशिका का भक्षण करते हैं। भक्षण करते हैं। और चौथा है कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का श्रावण तथा संग्रहण करते हैं। कोशिका में पाए जाने वाले एंजाइम का श्रावण तथा संग्रहण करते हैं। अगला कार्य है पांचवा, इन्हें आत्महत्या करने वाली थैली भी कहते हैं। इन्हें आत्महत्या करने वाली
थैली भी कहा जाता है, कहा जाता है। तो छात्रों, ये आपके लाइसोसोम के 5 कार्य हमने आपको बताया और पांचों कार्य के लिए ये महत्वपूर्ण है। और इसमें जैसे सबसे महत्वपूर्ण ये है कि इन्हें आत्महत्या करने वाली थैली कहते हैं। कोशिकाओं में पाए जाने वाले एंजाइम का श्रावण और संग्रहण करते हैं। मृत या पुराने कोशिकाओं में कोशिका का भक्षण करते हैं। रोग की स्थिति में लाइसोसोम पोषण प्रदान करने का काम करता है। शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं। तो छात्रों, ये जो कोशिकांग हमने आपको माइटोकॉन्ड्रिया बताया, लाइसोसोम बताया। अब हम आपको नेक्स्ट कोशिकांग जो है वो आपके रिक्तिकाएं हैं। तो छात्रों, अगला कोशिकांग है रिक्तिकाएं। तो रिक्तिकाएं की जो परिभाषा है वो है कोशाद्रव्य में अर्धपारगम्य झिल्ली से घिरे अनेक खाली स्थान पाए जाते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं या रसधानियाँ कहते हैं। इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे कोशा रस कहते हैं। और कोशा रस में आपके जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट, कोशा रस में जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट, जल, लवण, कार्बोहाइड्रेट्स, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, अमीनो अम्ल, प्रोटीन आदि जो है घुलनशील वर्णक एवं उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। प्रोटीन घुलनशील, उत्सर्जी, घुलनशील उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। शील वर्णक उत्सर्जी पदार्थ पाए जाते हैं। तो छात्रों, ये जो कोशिकांग हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये सभी कोशिकांग हमने कई बार आपको कह रहे हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर एक कोशिकांग का अलग अलग कार्य है। अभी आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा, राइबोसोम हमने आपको पढ़ाया था। तो आज यहाँ रिक्तिकाएं की बात है कि इस वीडियो में आपको रिक्तिकाओं में भी आपके कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट हैं, जैसे आपका कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, घुलनशील, वर्णक या उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं, जो कि खाली स्थान जो होते हैं वहाँ पे वो आपके भरे रहते हैं। अब इनमें आपके कार्य हैं, रिक्तिकाओं के जो कार्य। रिक्तिकाओं का पहला कार्य है, यह भोज्य पदार्थ का संग्रहण करती है। यह पहला कार्य, यह भोज्य पदार्थों का संग्रहण करती है। दूसरा कार्य है छात्र, टोनोप्लास्ट में अर्धपारगम होने के कारण रिक्तिका कोशा के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। कोशा के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करती है। और तीसरा कार्य है, ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। ये कोशिकाओं में
परासरण, परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। परासरण नियंत्रण का कार्य करती है। तो छात्रों अब अगला कार्य है फोर्थ, चौथा, ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती है। ये भोजन के पाचन, पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती है। क्रियाओं में सहायता करती है। तो छात्रों ये हमारा जो रिक्तिकाओं का जो कार्य था, हमने कार्य को बताया, और कार्य में मेन ये है कि अगर किसी कोशिका में रिक्तिका अगर पाई जा रही है तो रिक्तिका में आपके जो जितने भी आपके तरल पदार्थ हैं वो भरे होते हैं। और हमने आपको बता दिया कि ये जो रिक्तिकाओं का जो कार्य है वो आपका भोज्य पदार्थों का ये संग्रहण करते हैं, मीन्स लेते हैं, संग्रह करते हैं। दूसरा है कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का कार्य करती हैं। तीसरा है ये कोशिकाओं में परासरण नियंत्रण का कार्य करती हैं। चौथा है ये भोजन के पाचन, उत्सर्जन इत्यादि क्रियाओं में सहायता करती हैं। एक तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि ये जितने भी और इनका जो कह सकते हैं कोशिका द्रव्य अर्धपारगम झिल्ली से इनका पूरे शरीर जो है घिरा होता है। तो छात्रों रिक्तिकाओं के अलावा जो है अब हम ये तो कोशिकांग खत्म हुए, अब हम आपको कुछ जो है जंतु तथा वनस्पति कोशिका में अंतर हम आपको बता देते हैं कि जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ आपको बता देते हैं कि जंतु तथा वनस्पति कोशिका में, वनस्पति कोशिका में अंतर, कोशिका में अंतर। आप सभी को पता है कि अंतर से आपके जो है जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं उससे क्लियर हो जाता है। तो छात्रों जो अंतर होता है वो आपका चाहे जंतु हो चाहे पादप में किस प्रकार वो अंतर हैं। तो सबसे पहले ये हम अंतर में आपको बताते हैं। जंतु कोशिका पहले लिखेंगे, जंतु कोशिका, और एक तरफ आपका वनस्पति कोशिका, वनस्पति कोशिका। तो अंतर क्या है दोनों में? अभी तक हमने आपको सेल जो कोशिका और कोशिकांग के बारे में बताया, कोशिका में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। अब उसी के आधार पे हम लास्ट में हम आपको जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर है। तो पहला अंतर है कि जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है। पहला, जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है, निश्चित होता है। और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि वनस्पति कोशिका का आकार जो है निश्चित नहीं होता है। यहाँ पे लिखेंगे वनस्पति कोशिका का आकार अनिश्चित होता है, अनिश्चित होता है। ये तो पहला कार्य हो गया। अब हम आपको दूसरा कार्य बताएंगे कि दूसरा जो कार्य है वो है जंतु कोशिका पर कोशिका भित्ति
नहीं पाई जाती है। जंतु कोशिका पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। और वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। सेकंड है वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो छात्रों, ये हमने आपको जंतु और वनस्पति कोशिका के 2 अंतर बताए, आपको समझ में भी आया होगा। तो अब एक एक अंतर हम इसीलिए बता रहे हैं कि जंतु कोशिका का आकार निश्चित होता है, वनस्पति कोशिका का आकार अनिश्चित होता है। दूसरा अंतर है जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। नेक्स्ट है, थर्ड पॉइंट है, इस कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं। तीसरा है हरित लवक नहीं पाए जाते हैं। हरित लवक नहीं पाए जाते हैं और इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। इसमें हरित लवक पाए जाते हैं। ये तो हमने आपको पॉइंट बताया कि अगर जंतु कोशिका हो तो उसमें हरित लवक नहीं होगा और पादप कोशिका हो तो उसमें हरित लवक पाए जाएंगे। नेक्स्ट हम आपको, तो छात्रों, इसका जो अगला कैरेक्टर है, अंतर है, जंतु कोशिका में जो चौथा पॉइंट है, जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म भोजन को पचाने का कार्य पूर्ण करता है। जंतु कोशिका में प्रोटोप्लाज्म भोजन को पचाने का कार्य पूर्ण करता है। पचाने का कार्य पूर्ण करता है। और चौथे में वनस्पति कोशिका में चौथा अंतर है, वनस्पति कोशिका में पर्णहरिम वनस्पति कोशिका में पर्णहरिम भोजन बनाने का कार्य करता है। तो छात्रों, ये अंतर जो हम आपको बता रहे हैं, सभी अंतर आपको इम्पोर्टेंट है। अब 5वां पॉइंट है, इनमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। इनमें प्लास्टिड नहीं पाए जाते हैं। इनमें रंगीन प्लास्टिड पाए जाते हैं। रंगीन प्लास्टिड पाए जाते हैं, क्योंकि अगर जो आपका प्लास्टिड है वो आपके वर्णक का काम करेंगे, जैसे कि वो रंग को पहचानेंगे, तो जंतु कोशिका में कोई प्लास्टिड नहीं होता है और वनस्पति कोशिका में रंगीन प्लास्टिड जो है पाए जाते हैं। अगला कैरेक्टर है, अंतर है, इसमें रसधानी सूक्ष्म होती है। इसमें रसधानी सूक्ष्म होती है। और 6वां पॉइंट, इसमें रसधानी बड़ी होती है। इसमें रसधानी बड़ी
होती है। अगला पॉइंट है 7, जंतु कोशिका में केंद्रक के चारों ओर हरा पदार्थ नहीं होता है। केंद्रक के चारों ओर हरा पदार्थ नहीं होता है। और वनस्पति कोशिका में जो है चारों ओर एक हरा पदार्थ होता है जिसे पर्णहन कहते हैं। यह केंद्रक के चारों ओर एक हरा पदार्थ होता है जिसे पर्णहरिम कहते हैं। अगला अंतर है 8वां, गाल्जी बॉडीज सभी कोशिकाओं में होती है। गाल्जी बॉडी सभी कोशिकाओं में होती है। और वनस्पति कोशिकाओं में गाल्जी बॉडीज का अभाव होता है। गाल्जी बॉडी का अभाव होता है। तो छात्रों, ये हमारा जो अंतर है, ये आपका अगला पॉइंट है 9वां, जो 9 पॉइंट पे चल रहे हैं। इनमें सेंट्रोसोम केंद्रक के समीप पाया जाता है। सेंट्रोसोम केंद्रक के समीप पाया जाता है। और पादप कोशिका में इनमें सेंट्रोसोम नामक भाग नहीं पाया जाता है। इनमें सेंट्रोसोम नामक पदार्थ नामक भाग नहीं पाए जाते हैं। छात्रों, हमने ये तो आपको जंतु और वनस्पति कोशिका में अंतर बताए। अब हम अगला जो आपको बताएंगे, तो यहाँ पे जंतु और वनस्पति जो कोशिका का अंतर है हमने आपको बताया। अब हम आपको अगला जो अंतर है प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर, तो अब यहाँ पे हम अगला अंतर दिखाएंगे कि प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। तो छात्रों, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर है? इनमें आपको एक तरफ प्रोकैरियोटिक और दूसरे तरफ यूकैरियोटिक डालेंगे, यूकैरियोटिक। तो अब यहाँ प्रोकैरियोटिक में जो पहला पॉइंट है, इनमें कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की बनी होती है। इनमें कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की बनी होती है। और यूकैरियोटिक कोशिका में सेलुलोज की बनी होती है। इसमें आपके सेलुलोज की बनी होती है। जो कोशिका भित्ति है सेलुलोज की बनी है।
और दूसरा है इसमें अंतर कि प्लाज्मा कला उपस्थित सरल होती है। प्लाज्मा कला उपस्थित सरल होती है और यूकैरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा कला उपस्थित जटिल है। प्लाज्मा कला उपस्थित जटिल होता है। अब अगला पॉइंट है गाल्जी काय अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो तीसरा अंतर है, गाल्जी काय अनुपस्थित होता है और पादप यूकैरियोटिक कोशिका में गाल्जी काय उपस्थित होते हैं। गाल्जी काय उपस्थित होते हैं। तो छात्रों, ये आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का हम अंतर आपको बता रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें उसकी कोशिका भित्ति अमीनो अम्ल की होती है और यूकैरियोटिक में कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। और जो सेकंड अंतर है, प्लाज्मा कला उपस्थित सरल होता है प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में प्लाज्मा कला जो है जटिल होता है, उपस्थित होता है। तीसरा है गाल्जी काय प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है गाल्जी काय पाया जाता है। और इस तरीके से हम आपको गाल्जी काय जो उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं। छात्रों, माइटोकॉन्ड्रिया जंतु को प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में जो है माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है। अगला पॉइंट है जो है कि लाइसोसोम अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में लाइसोसोम उपस्थित होता है। यहाँ अनुपस्थित होता है और वहाँ यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सातवां, रिक्तिकाएँ प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है रिक्तिकाएँ उपस्थित होते हैं। अगला कैरेक्टर्स है केंद्रक कला अनुपस्थित होते हैं और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक कला उपस्थित होते हैं। अगला अंतर है आनुवंशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए जो है उपस्थित रहता है और केवल डीएनए उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में डीएनए उपस्थित होता है, इसमें डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। अगला कैरेक्टर्स है गुणसूत्र केवल एकल संरचना होती है। गुणसूत्र में केवल एकल संरचना होती है जिसमें डीएनए तथा आरएनए डीएनए या आरएनए से बनती है और वहाँ पे एक से अधिक जो है डीएनए तथा प्रोटीन से बनते, जो स्ट्रैंड होता है उनका जो संरचना होती है यहाँ पे एकल है, वहाँ पर एकल से ज़्यादा होते हैं। और अगला अंतर है कि केंद्रिका अनुपस्थित होता है और वहाँ पे केंद्रिका उपस्थित होती है। तो प्रोकैरियोटिक्स में केंद्रक जो है अनुपस्थित होंगे और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक उपस्थित होते हैं। और अगला अंतर है सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में सेंट्रियोल जो है उपस्थित होता है। छात्रों, आज का जो हमारा टॉपिक था वो कोशिका से रिलेटेड कोशिकांग से था और कोशिकांग के साथ साथ हमने आपके जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में अंतर बताया और उसके साथ साथ हम आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में भी अंतर बताया। ये हमारा टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।